हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एक्सप्लेन। आज हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई और यू। यू और ई दोनों से डिनोट कर सकते हैं हम इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो बहुत सारी एनर्जीज का टोटल होती है, सम ऑफ। मैं जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके से बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी can't be calculated. So we can use change in enter. So we can calculate change in internal energy. Change in internal energy equal to E final minus E initial. यही होगा। तो ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं पर एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में इसकी नीड भी नहीं होती है। तो बस इतना ही था। और हमें याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल टी। अगर डेल्टा टी 0 हो गया है तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो इसका इक्वेशन होता है वो होता है डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम इस इक्वेशन को अलग अलग कंडीशन में रख करके इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आइसोथर्मल। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है एंड इसके साथ ही डेल ई इक्वल टू भी 0 होता है। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, डेल ई इक्वल टू 0 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब इसको हम दो कैटेगरी में इस तरीके से स्प्लिट हो सकता है, टू पार्ट्स में, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और W इक्वल टू माइनस क्यू। इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हीट पॉजिटिव होती है जब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट को, और
अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो वर्क नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो नेगेटिव है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में तो हीट पॉजिटिव है। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये चीज याद रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड जो प्रोसेस होती है, सेकेंड प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल जो इनिशियल और फाइनल जो स्टेट होती है वो सेम होती है, तो डेल्टा ई साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है। तो फिर से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से क्या आ जाएगा हमारा 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और सेम जैसे हमने यहाँ आइसोथर्मल के लिए ये दोनों हमारा आया था, वैसे ही इसके लिए भी आ जाएगा सेम। थर्ड प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q इक्वल टू डब्ल्यू। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं डेल इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो जाता है। अब इसके भी टू कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस भी टू पार्ट्स में स्प्लिट हो सकती है। तो यहाँ से अगर इसे हम टू पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो W इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है और W इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है। W इक्वल टू नेगेटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और W इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखते हैं आगे, इफ यहाँ पे देख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में आया था डेल ई इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू को हमने स्प्लिट किया था टू पार्ट्स में, बार था डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव। डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव मीनिंग होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और W इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के अगर ऊपर काम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, हेंस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन internal energy decreases, hence temperature also decreases। तो इस तरीके से हम एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर देख सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होने पर हमारे पास ये दो सिचुएशन बनती हैं। उसके बाद देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स इक्वल टू डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल वी का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर डेल वी 0 हो रहा है तो पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब अगर हम पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में W की ये 0 वैल्यू, तो हो जाएगा डेल E इक्वल टू ओनली Q प्लस
0 इक्वल टू डेल ई इक्वल टू क्यू। हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यू वी, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। अगेन डेल ई इक्वल टू क्यू वी, ये टू पार्ट में स्प्लिट हो सकता है इफ हीट इज क्यू वी इक्वल टू पॉजिटिव और क्यू वी इक्वल टू नेगेटिव, means heat is absorbed by the system or heat is released by the system. If heat is absorbed by the system, then QV is positive. Heat is absorbed by the system, then internal energy increases, hence temperature also increases. If heat is released by the system, then internal energy decreases, hence temperature also decreases. किसी भी सिस्टम में अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है देन हीट पॉजिटिव होगी, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब आगे देखना है हमें आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, डेल पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल टू 0 है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स होता है वो होता है डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और W की वैल्यू होती है माइनस पी डेल्टा V। यहाँ पे हमने पुट किया। अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को एंथैल्पी कहते हैं और इसे डेल एच से डिनोट करते हैं। अगर हम QP इक्वल टू एंथैल्पी पुट करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल E इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल V। यहाँ से हमें एंथैल्पी की इक्वेशन मिल सकती है डेल H इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा V। तो यहाँ से हमें एंथैल्पी की भी इक्वेशन मिल जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन सारी प्रोसेस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें इतनी सारी कंडीशंस मिलती हैं जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।